नमस्कार दोस्तों हम सभी जानते हैं इलेक्शन का टाइम चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ इलेक्शन पे ही डिबेट चल रही है कि अगली गवर्नमेंट यानी सरकार किसकी बनने वाली है। तो दोस्तों आज मैं कहीं ना कहीं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आपको अपना कीमती वोट किसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे देश में 911 यानी 911 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं, और जिसमें सिर्फ 67% वोटर्स ही वोट डालते हैं। और उन 67% वोटर्स में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इलेक्शन प्रोसेस की बेसिक जानकारी तक नहीं है जो उन्हें होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा, लेकिन इस प्रोसेस को समझने से पहले हम समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। हमारा संविधान दोस्तों फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी देश में दो गवर्नमेंट बनती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट दो हाउसेस को मिलकर बनती है, राज्यसभा यानी अपर हाउस, लोकसभा यानी लोअर हाउस। पार्लियामेंट के ये दोनों हाउसेस मिलके हमारे देश का कानून बनाते हैं। अब ये लॉ पार्लियामेंट से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है अप्रूवल के लिए। राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद कानून को पूरे देश में लागू किया जाता है। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो हैं 250, जिसमें करंटली सिर्फ 245 सीट्स ही अवेलेबल हैं, और लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट्स हो सकती हैं वो हैं 552, और करंटली इसमें 545 सीट्स ही अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा के इलेक्शन। दोस्तों अब सबसे पहले हम जानते हैं लोकसभा के इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसके इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। इसके मेंबर्स को जनता की वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। इसमें करंटली 545 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस को खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और बाकी 543 सीट्स पे वोटिंग होती है। अब ये 543 सीट्स अलग अलग रेशियो में अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन वाइज डिवाइड की जाती हैं। जैसे यूपी में लोकसभा की जो कुल सीट्स हैं वो है 80, बिहार में ये है 40 एंड दिल्ली में लोकसभा की कुल सीट सिर्फ 7 हैं। अब इन सब पे अलग अलग एरिया पे अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं जो अपनी अपनी पार्टी को यानी अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वोटिंग होने के बाद जिस भी पार्टी के 50% से ज़्यादा वोट होते हैं, यानी जिस भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाती है। यानी किसी भी पार्टी को 543 में से 272 सीट्स अगर मिल जाती हैं तो वो पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों अभी हमने लोकसभा के इलेक्शन के प्रोसेस को समझा, तो आइए अब जानते हैं राज्यसभा के इलेक्शन का प्रोसेस। राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस लोकसभा से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, यानी इसमें पब्लिक द्वारा चुने गए एमएलएज डिसाइड करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स कौन होंगे। अब इसमें कुल 238 सीट्स पे एमएलएज डिसाइड करते हैं कौन कौन से मेंबर्स होने वाले हैं, और इनमें 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद नॉमिनेट करते हैं, जिसमें कंडीशन ये है कि ये 12 मेंबर्स साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स में वेल क्वालिफाइड और सर्टिफाइड होने चाहिए। हर स्टेट की राज्यसभा की सीट फिक्स होती है, और ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, यानी जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी। किसी भी राज्यसभा के मेंबर का 6 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें कि 1/3 सीट्स पे हर 2 साल में इलेक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा के इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसके इलेक्शन भी लोकसभा की तरह हर 5 साल में होते हैं। इसके मेंबर्स को यानी एमएलएज को जनता के वोटों द्वारा चुना जाता है, और हर स्टेट की विधानसभा की सीट्स भी फिक्स होती हैं। यानी यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी की कुल विधानसभा की जो सीट्स हैं वो हैं 403। वहीं बिहार की, जहां पे अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, उनकी विधानसभा की कुल सीट्स हैं 243। जिस भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है।
यानी जैसे अगर बिहार की बात करें जहां पे अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसकी कुल विधानसभा की सीट्स हैं 243 में से अगर किसी भी पार्टी को 122 सीट्स मिल जाती हैं तो वो बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है। अब दोस्तों लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में एक प्रॉब्लम ये भी है कि इन केस कोई भी पार्टी 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले पाती है, तो उस केस में वो क्या करेगी दोस्तों? इस केस में वो गठबंधन करती है। यानी अगर दो पार्टी मिलके 122 से ज़्यादा सीट्स ले पाती हैं तो वो पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती हैं। अब यहाँ पे समस्या ये खड़ी हो जाती है कि दो पार्टी अगर मिलके बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही हैं तो दोनों पार्टी में से चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को समझा, तो आइए अब जानते हैं कि हम वोट क्यों दें। दोस्तों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे बोला था अभी भी सिर्फ 67% लोग ही वोट कर रहे हैं, 33% लोग अभी भी वोट नहीं कर रहे हैं। तो अब ये 33% लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी वजह होती हैं। तो इसलिए लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ट्विटर फेसबुक पे सिर्फ पोस्ट पे लाइक डिसलाइक करने कमेंट करने से आपके देश के प्रति जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और दोस्तों अगर आप वोट नहीं डालते तो आप अपना सवाल पूछने का अधिकार भी खो देते हैं। अगर आप देश के प्रति सच में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझते हैं और आप सच में चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करना, तो अपनी सबसे पहले इस जिम्मेदारी इस कर्तव्य को समझें। आप ये समझें कि आपके एक वोट से देश का भविष्य तय होता है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं वोट किसे दें। इस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000, 2000, 500 रुपये लेके अपना वोट किसी को भी डाल देते हैं, उनको देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट डालने से पहले सामने वाले की जाति, धर्म या रिश्तेदारी देखते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप मोबाइल फ़ोन परचेस करते हैं तो क्या कोई भी फ़ोन परचेस कर लेते हैं? नहीं ना। आप फ़ोन परचेस करने से पहले उसके फीचर्स देखते हैं, जैसे उसमें रैम कितनी है, उसकी कैमरा क्वालिटी क्या है, उसका प्रोसेसर कौन सा है। तो इसी तरीके से दोस्तों जब भी हम किसी उम्मीदवार को वोट देने जाते हैं तो वोट देने से पहले हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि उसके इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या है, यानी वो सच में काम करना चाहता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब वो सच में इतना क्वालिफाइड है कि जिस पोजीशन के लिए आप उसको वोट दे रहे हैं क्या उसको संभालने लायक है या नहीं है, क्या उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख के वोट देंगे तो सच में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देश अपने आप बदल जाएगा। तो मैं अंत में वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए सिर्फ इतना बोलूँगा दोस्तों, आप सिर्फ अपना वोट देने का नज़रिया बदल दीजिए, देश अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसी के साथ वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप वोट जरूर डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।